डॉक्टर नजमा हेपतुल्लाह साहिबा हमारे साथ हैं और अभी गवर्नर हैं ये मणिपुर की, और बहुत लंबे वक्त तक सियासत में रही हैं और अब गवर्नर हैं। किस तरीके से एक सियासतदान जब गवर्नर बनते हैं तो उनकी ज़िंदगी में क्या फ़र्क आता है और कैसे जो है अब इनकी लाइफ आगे बढ़ रही है, किस तरीके से चीज़ों को देख रही हैं। और अभी इन्हें आउटस्टैंडिंग अवार्ड जो है एक मेंबर पार्लियामेंट के तौर पर मिला है 2013 के लिए, उसके बारे में बात करेंगे। मैम, इस्तकबाल है आपका, कैसी हैं? थैंक यू, ठीक हूँ। सबसे पहला सवाल तो यही है कि अभी आपको जो है वो बेस्ट पार्लियामेंट्रियन या फिर कहा जाए आउटस्टैंडिंग अवार्ड मिला है 2013 के लिए। जाहिर तौर पर बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत डिसिप्लिन में रहता है ऐसे अवार्ड हासिल करने के लिए, क्या कहेंगे? मुझे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जब मैं मेडिकल में जाना चाह रही थी, अंडर एज थी, नहीं गई, तो उन्होंने मुझे ये मशवरा दिया था कि तुम्हें जो कुछ भी इल्म और हुनर हासिल करना है, जितना भी करना है वो हासिल करो, और मगर एक बात याद रखना कि तुम जो भी इल्म हुनर हासिल करो उसमें अपने को माहिर करो, ताकि लोग तुमको तुम्हारे इल्म हुनर की वजह से पहचाने। तो ये चीज़ मैंने अपने, कहते हैं जैसे गिराम बांध ली थी। तो मैं हमेशा कोशिश करती थी कि जो भी काम करूं उसमें एक अपना मुकाम बना लूं। ये अवार्ड मिलने का सवाल ही नहीं था। खुद इंसान अपने आप को अगर सेटिस्फाई फील करे, अगर अपने आप में उसको एतमाद और भरोसा हो कि मैंने एक कदम भी आगे बढ़ाया है, तो वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। हाँ, ये ज़रूर है, मुझे बहुत से अवार्ड मिले, फॉरेन के, इंटरनेशनल अवार्ड, मोरक्को के किंग ने दिया, जॉर्डन के किंग ने दिया, उसके अलावा सान मरीनो से अवार्ड मिला, बहुत अवार्ड तो बहुत मिले, मगर अपने मुल्क में रिकग्निशन मिलता है उसकी ज़्यादा खुशी होती है। क्योंकि अपने कहावत है ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर, तो वो अवार्ड मिलने की बहुत ज़्यादा खुशी हुई अपने पार्लियामेंट में, उसमें कि जहाँ हमने पहला कदम रखा, पॉलिटिक्स सीखी, आगे बढ़े, कहीं कामयाबी हुई, कहीं नाकामयाबी हुई। मैम, 2 साल हो गए आपको जो है वो एक तरीके से देखा जाए जो पॉलिटिक्स थी, सियासत थी, उसमें चूँकि जब आप वज़ीर थी तो जाहिर तौर पर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ही होता है। तो अब सियासत से 2 साल हो गए दूर हुए। अब की जो लाइफ है गवर्नर बनने के बाद, आपको लगता है बंदिशें हो जाती हैं, फिर बंद जाते हैं, महदूद हो जाते हैं, क्या फ़र्क देख रही हैं अब आप? मैं तो कभी भी नहीं बंधी जी, मुझे कभी बंदिश नहीं हुई। मैं 17 साल डिप्टी चेयरमैन रही। डिप्टी चेयरमैन का लोग ये समझते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर कि वो हाउस में बैठते हैं, प्रिसाइड करते हैं, उठ जाओ बैठ जाओ, टाइम काउंट करने का होता है। मैंने उसके अलावा बहुत काम किया। मैंने UNDP के साथ मिलके विकास के काम किए, पंचायत लेवल तक काम किए। इसके अलावा मैंने 2 ऐसे काम किए हैं जिसके लिए मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन है कि एक तो जब उड़ीसा में वो आया सुपर साइक्लोन, तो मैंने अपने MPs को चिट्ठी लिखी राज्यसभा के कि हमें MP इलेक्ट्स का पैसा मिलता है, उस ज़माने में 1 करोड़ मिलता था। हमने कहा आप हमें सिर्फ 10 लाख दे दीजिए, जिसको खुशी से देना है, हम उड़ीसा में कुछ काम करेंगे। तो ये उसका मकसद ये था, ये नहीं है कि हम सारी उनकी तकलीफ़ें दूर कर रहे थे। मकसद ये था कि मुल्क के अगर किसी भी हिस्से में कोई आपत्ति आती है, कोई आफत आती है, कोई आपदा आती है, तो चाहे वो तमिलनाडु का हो या राजस्थान का हो, उसको उड़ीसा के अंदर उन लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार है। और उनको भरोसा हो कि पार्लियामेंट में लोग बैठे हुए हैं आपकी मदद के लिए, ये इसके लिए मुल्क आपके साथ है इस मुश्किल वक्त में। तो मैंने नवीन पटनायक से कहा और उन्होंने कहा कि आप यहाँ स्कूल बना दीजिए। तो मैंने 75 स्कूल बनाए वहाँ पर, 10 लाख में स्कूल बन गए। और जो सरकारी एजेंसी थी उन्होंने बहुत मदद करी, और वो हमने स्कूल बनाए, वो साइक्लोन शेल्टर भी थे और स्कूल भी थे, ताकि कभी भी इस तरह का कोई अगर खुदा खास्ता होता है तो उन लोगों को फ़ायदा हो। उसके बाद गुजरात में भूकंप आया, तो लोगों को एक एतमाद भरोसा हो गया कि हमने पैसे दिए थे वो सही जगह इस्तेमाल हुआ उनका। आपके बारे में लोग ये भी कहते हैं कि आप कहीं भी किसी भी ओहदे पर रही हों तो वो एक्टिव बहुत रहती हैं और लोगों के बारे में सोचती हैं, और गवर्नर बनने के बाद भी वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। वहाँ पर ईमा मार्केट है, मदर मार्केट जिसको बोलते हैं, ख़वातीन को
को एम्पावर करने के लिए वहाँ पर भी काम आप लगातार कर रही हैं। तो उसके बारे में बताइए किस तरीके से मणिपुर में जो ख़वातीन हैं, ऐसा कहा जाता है, जैसे बात भी आपसे हो रही थी कि जो दूर दराज के इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पर जो है ख़वातीन के साथ बहुत ज़्यादा कुछ ज़्यादतियाँ नहीं होती, लेकिन फिर भी वो जो है मेन स्ट्रीम में नहीं आती। उनको एम्पावर करने के लिए आप लगातार काम कर रही हैं। जी, मैं गवर्नर बन के गई तो मैंने प्रधानमंत्री जी से पूछा कि सर आप क्या चाहते हैं कि मैं वहाँ किस बात में फोकस करूँ। तो उनका महिलाओं को एम्पावर करो, उनका भी फोकस महिलाओं को एम्पावरमेंट का था। तो जब मैं मणिपुर गई तो जाहिर बात है इमाम मार्केट एक मार्केट नहीं है, ऐसी 12 मार्केट हैं जो हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। मगर इम्फाल में बहुत बड़ी मार्केट है जिसमें एक छत के नीचे 4000 औरतें काम करती, और ऐसी कई एक है जगह है वहाँ पर इम्फाल में, उसको इमाम मार्केट कहते हैं। तो मैंने इमाम मार्केट में मना भी किया सिक्योरिटी ने कि आप जेड सिक्योरिटी हैं। मैंने कहा जेड वेड हो मुझे परवाह नहीं है, मैं चली गई, ऐसे ही चली गई अपने लोगों के साथ। और वहाँ जाके मैंने बात की, घूमी फिरी, और वो औरतें इतनी खुश हो गई कि उन्होंने पहली एक तो महिला गवर्नर और गवर्नर उनके दरमियान पहुंच गए, उनके साथ कोई गले मिल रहा है, कोई हार पहना रहा है, कोई ताज लगा रहा है, पता नहीं क्या क्या किया उन्होंने। जो कहा मैंने माना, और मैं कपड़े भी उनके ही पहन के गई जो उनका लोकल लिबास से मेतई लोग का वो फनी कहलाता है। तो उन्हें अपनाहियत लगी। मैंने बहुत उनके साथ जो NGOs काम करती हूँ उनको बुला के पूछा कि भाई इनका कोई इंश्योरेंस है कि इनका कोई अगर पेंशन है, क्योंकि ये तो सेल्फ एम्प्लॉयड है, इन्हें कोई पेंशन तो मिलेगी रिटायरमेंट के बाद। तो उन्होंने बताया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर मैंने हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह है कि नहीं है? हाँ, कुछ नहीं था, इंश्योरेंस हेल्थ का या कुछ भी नहीं था, एक्सीडेंट का हेल्थ का कुछ नहीं था। अब प्रधानमंत्री ने इतनी अच्छी स्कीमें बनाई हैं देश के लिए जो हमने माइनॉरिटी मिनिस्ट्री में इम्प्लीमेंट करी, और उसके अलावा हमने पूरे हिंदुस्तान में जाके उनके बारे में प्रचार भी किया। तो मैंने नाबार्ड और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और रिजर्व बैंक और इंश्योरेंस कंपनीज को बुला के उनसे कहा कि आप इनको, बहुत बड़ी मीटिंग हमारी हुई, पूरी सड़क रुक गई। तो वहाँ महिलाओं को हमने कहा इनसे कि आप ये महिलाओं को एम्पावर करो, उनको फाइनेंशियल इंक्लूजन करो उनको आप इसके अलावा जो इंश्योरेंस करना है वो करो, और जो स्कीमें हैं उनको लोन देने की, जनधन योजना या कोई और स्टैंड अप इंडिया या स्टार्टअप इंडिया के, उसमें भी इन्हें इंक्लूड करो ताकि ये मजबूत हो जाए फाइनेंशियली और ये अपने पाँव पे खड़ी रहें। वहाँ की औरतें बड़ी मजबूत हैं। कई बार हमने देखा कई ऐसी मिसालें हैं हमारे पास कि जो गवर्नर पॉलिटिक्स, मतलब जो सियासत में होते हैं, और अगर वो गवर्नर बन जाते हैं तो फिर वो कहीं ना कहीं लोगों के आसपास वो चाहते हैं कि लोग आसपास रहें, फरियाद लेकर के आएँ। ऐसी एक मिसाल थी राजस्थान में, मदन लाल खुराना साहब ने वहाँ पर जनता दरबार लगाया था। तो क्या इस तरीके से आप भी वहाँ जनता दरबार लगाती हैं या लगाने की मतलब आप सोच रही हैं? जनता हमें वीकली हमारे यहाँ कोई दरबार नहीं होता, हमारे यहाँ तो रोज़ ही दरबार लगता है। अच्छा। क्योंकि जो दरवाजे खुले हैं राजभवन के, जो आना चाहे आ सकता है। रोज़ 8-10 डेलीगेशन आते हैं, और एक एक नहीं, काफ़ी इकट्ठा लोग आते हैं। ठीक है, खुराना जी ने अच्छा काम किया था, मगर वो दरबार में क्या होता है, एक हफ्ते में आए तो सब इतनी भीड़ हो जाती कि एक एक अपनी दरख्वास्त दे दी। हमारे यहाँ तो वो आते हैं, आधा घंटा बैठ सकते हैं, 1 घंटा बैठ सकते हैं, और मुझसे अपनी जो भी उनकी समस्याएं हैं उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। फिर मुझे एक इत्तला मिलती, क्योंकि अलग अलग जगह से आते हैं वो, तो दूर दराज इलाकों से, तो मुझे उन इलाकों की समस्याओं का, उनकी परेशानियों का, उनकी मुश्किलों का भी एहसास होता है, पता लगता है, मालूमात होती है, ताकि मैं उसके लिहाज से अपना मशवरा सरकार को दूँ। क्योंकि मेरा तजुर्बा जो है वो सिर्फ हिंदुस्तान तक महदूद नहीं है, क्योंकि मैं इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की प्रेसिडेंट भी रही हूँ, उसमें 15 साल मैंने काम किया है। तो कम से कम 170-168 कंट्रीज़ के बारे में मुझे मालूम है कि हर जगह अलग अलग क्या चीज़ होती है। जैसे ऑस्ट्रेलिया पढ़ाई मुल्क है,
तो वहाँ दूर दूर लोग रहते हैं, आबादी कम है, तो वहाँ पर अगर डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है तो एक फ्लाइंग डॉक्टर आता है जो हवाई जहाज़ में आता है और उनका इलाज करके चला जाता है दूर दराज इलाक़े में। हमने यही बात प्रधानमंत्री को सजेस्ट करी, क्या हमारे यहाँ आप हेलीकॉप्टर दे दीजिए जिसमें कि वो एक डॉक्टर, नर्स और जो इक्विपमेंट, दवाएँ, हाँ, वो अलग अलग जगहों पे, पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ जाना आना मुश्किल है, कम्युनिकेशन कम है, तो वो वहाँ जाके उनको इलाज करें। प्रधानमंत्री ने मान ली बात, और मैं इस बात पे बहुत खुश हूँ कि प्रधानमंत्री ने इतनी सपोर्ट दी हुई है। सारे मंत्री मेरी हर जो सजेशन होती है उसको मान लेते। उन्होंने वो उसके लिए हमारी NEC ने 25 करोड़ रुपये रिलीज़ भी कर दी। अब बहुत जल्दी हम वो शुरू करने वाले हैं। मैं प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो जो लॉजिस्टिक है वो हो जाए, क्योंकि ऐसा ना हो कि एक बार हमने स्कीम शुरू की अब बंद हो जाए, वो लगातार चलती रहना चाहिए, नहीं तो इम्प्रेशन ख़राब होता है। इसके अलावा जो मुझे वहाँ सबसे ज़्यादा मुश्किल थी, कम्युनिकेशन की थी। दूरी की वजह से लोग जाते नहीं थे नॉर्थ ईस्ट में, इसलिए नॉर्थ ईस्ट की क्या मुश्किलात है उनकी ज़िंदगी में ये किसी को मालूम। अब उनको समझने का मौका मिल रहा है। मैम ये बताइए कि जब गवर्नर जनता दरबार लगाते हैं, या फिर आपने कहा कि आप जनता दरबार नहीं लगाती, हर रोज़ 10-12 डेलीगेशन मिलने आते हैं, तो फिर ऐसे में ऐसा तो नहीं लगता कि जो चीफ मिनिस्टर है उनको लगेगा कि पैरेलल गवर्नमेंट चल रही है गवर्नर हाउस से, कहीं टसल तो नहीं होती इश्यूज़ को लेकर के, कहीं कुछ कभी इस तरह की चीज़ तो नहीं आती? हमारी कभी किसी से टसल हुई नहीं। हम तो डिप्टी चेयरमैन रहे, दोनों तरफ के राइट और लेफ्ट दोनों होते थे, मेरे सबसे रिश्ते अच्छे थे। चाहे वो कांग्रेस, अगर मैं तो कांग्रेस पार्टी की थी इतने साल, कांग्रेस पार्टी के रहने के बावजूद जब मैं डिप्टी चेयरमैन थी तो अटल बिहारी वाजपेयी, अडवाणी जी, दूसरी पार्टियों के लोग मेंबर थे राज्यसभा, मेरे उनसे बहुत अच्छे रिश्ते थे, मैं आती जाती थी, क्योंकि मेरा एक तरीका रहा है हमेशा कि आदमी मुल्क के हित की जो बात हो, लोगों के हित की जो बात हो, तो हमेशा अपने पार्टी पॉलिटिक्स, अपनी ज़ाती सोच से ऊपर उठ के करना चाहिए। यानी जब आप मुल्क के बारे में सोचते हैं तो फिर कुछ नहीं रहता, फिर कोई आइडियोलॉजी नहीं रहेगी, कोई पॉलिटिक्स नहीं रहेगी, कोई पार्टी का कुछ ये नहीं रहेगा, बंदिशें नहीं रहती। आदमी फिर सिर्फ अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सोचता है। तो CM के साथ जो है वहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं, कोई भी बात मतलब कहीं कोई ऐसी टसल नहीं है। जैसे मैं आपको एक बात बताऊँ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्योंकि इनसिक्योरिटी बढ़ जाती है ना मैम, कई बार CM को लगेगा भाई ये तो सारी चीज़ें वहाँ से हो रही हैं, हम क्या करें। नहीं, हमारे CM को ये लगता है कि हमें कोई सपोर्ट करने को मिला है। हमारे CM को ज़रा भी इनसिक्योरिटी नहीं है, उन्हें मालूम है कि मुझे वहाँ जाके इलेक्शन नहीं लड़ना है, तो इसलिए इनसिक्योरिटी का सवाल ही नहीं पैदा होता। बल्कि मुझे इतनी सपोर्ट मिलती है स्टेट गवर्नमेंट से, जो भी मेरे सजेशन होते वो अभी मैंने एक प्रपोज़ल दिया था 6-7 महीने पहले कि मुझे एक लाइवलीहुड मिशन शुरू करना है महिलाओं का, ख़ास तौर पे क्यों यहाँ पर आर्टिजन्स हैं जो लोकल आर्ट क्राफ्ट वगैरह जानते, तो उसके लिए लाइवलीहुड मिशन का मैंने प्रपोजल दिया, इमीडिएटली कैबिनेट ने पास कर दिया। अब वो हम अगस्त के महीने में शुरू करने वाले हैं, तो जिससे हम वहाँ के लोगों को एक मौका देंगे। जैसे मैंने माइनॉरिटी मिनिस्ट्री में काम किया था कि जो हमारे ट्रेडिशनल आर्ट क्राफ्ट हैं उनको प्रोत्साहित करना, उनको इंटरनेशनल लेवल पे लाने के लिए उनका MOU साइन करना, टेलीविज़न के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए, और उनको दुनिया में हम इंटरनेट के ज़रिए ही उनको मार्केटिंग कर सकती हैं। बिल्कुल। तो उसके लिए तो सरकार को तो इससे खुशी हो रही है, बिल्कुल, क्योंकि मैं अपनी नई सोच उनको दे रही हूँ। बिल्कुल, और उनको अच्छा भी लग रहा होगा ये कि भाई चलो कुछ अच्छी सपोर्ट जो है मिल रही है। ये बताइए, लोकटक लेक है वहाँ पर, सिकुड़ रही है वो, और इन्वायरमेंट के लिए आप हमेशा ही काम करती रही हैं, आपने किताब भी उसके ऊपर लिखी है, तो किस तरीके से इस जानिब भी आप वहाँ पर काम कर रही हैं और इस तरफ कितना ध्यान देने की ज़रूरत है पूरे ही मुल्क को? बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, इसलिए कि मैं 2 लेक्स के साथ जुड़ी रही हूँ। कश्मीर में डल लेक के लिए भी मैंने काफ़ी काम किया था जब मैं MP बनी तब से, और उसके बाद मैं थोड़े दिन के लिए वहाँ इंचार्ज थी, तो 2 साल 3 साल मैंने वो लेक तक के मतलब डल लेक के लिए काम किया। ये बात हमारे जो मिनिस्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, उन्होंने ये बात कही NEC की मीटिंग में कि आपका तो बहुत ही कंसर्न रहा है, तो लोकतक के लिए जो हम काम कर रहे हैं
उसमें सरकार फोकस कर रही है, उसका एक मिशन है और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ना सिर्फ वो साफ रहे बल्कि वो कंटिन्यूअसली वो जो कचरा है उसको कहीं ना कहीं से निकाल दे। बहुत सारी चीज़ों के लिए जो है आपको जाना जाता है। जब आप मिनिस्टर थी तो आपने कहा ख़वातीन के एम्पावरमेंट के लिए आपने काम किया है, लेकिन उसी के साथ साथ आपने इस तबके के लिए, माइनॉरिटी तबके के लिए, और ख़ास तौर में उसमें भी जो है मुस्लिम तबका चूँकि थोड़ा सा पिछड़ा हुआ है, वो एजुकेशन के मैदान में और ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। आपको लगता है कि ये तबका जो है आज भी वैसे ही है, बहुत ज़्यादा अच्छे हालात नहीं हुए हैं? हालाँकि स्कीम्स जो है वो चल रही हैं, लेकिन उनका रिजल्ट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आएगा। मुस्लिम तबके को एजुकेशन मैदान में, तालीम के मैदान में कितना काम करने की ज़रूरत है और क्या आप जो है उनको मशवरे देंगे? बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, मतलब वॉर फुटिंग में काम करने की ज़रूरत है। मैं तो हमेशा से यही कहती रही हूँ कि हर चीज़ का हल एजुकेशन है। उनको पता भी नहीं रहता कि क्या करना है। फैमिली प्लानिंग की बात है, आबादी को कम रखना। जो एजुकेटेड होते हैं वो खुद ही अपने चादर देख के पाँव फैलाते हैं और उतने ही बच्चे पैदा करते हैं जिनको वो पाल सकें। इसके साथ साथ उनको सिर्फ वाइट कॉलर एजुकेशन नहीं देना है, बल्कि माइनॉरिटी के अंदर बहुत से हुनर हैं जो हमारे छुपे हुए हुनर हैं, सदियों से आ रहे हैं, पुश्तैनी हुनर हैं, उनको कायम रखने की ज़रूरत है। दो वजह से, एक तो उससे लाइवलीहुड मिलती है और दूसरे वो हुनर ख़त्म हो जाएंगे। जैसे कश्मीर में कानी शॉल बनती थी, अब कोई नहीं बनाता, तो वो जो आपने अगर उसके बच्चे को BA करा के डिग्री दे दी तो कभी वो बैठेगा नहीं सिलाई करने के लिए, कढ़ाई करने के लिए। स्किल्ड बनाइए तो उसको। मैम, जिस तरीके से आप देख रहे हैं, हालांकि चूंकि आप अब सियासत में नहीं हैं तो जाहिर तौर पर आपसे सवाल भी जो है वो ध्यान रख करके करने पड़ते हैं, बट फिर भी ऐसा कुछ जो है वो माहौल बन जाता है या माहौल बनाने की कोशिश की जाती है कि इस मुल्क के अंदर अक़लियती तबका जो है वो थोड़ा परेशान है, सिक्योरिटी का मसला है, उसके ऊपर रोज़ हमले होते हैं। इन चीज़ों को जब आप एज ए गवर्नर देखती हैं मणिपुर में बैठ करके, तो क्या गुजरती है आपके ऊपर? कैसा महसूस होता है कि हमारा मुल्क वाकई ही ऐसा ही है या फिर इसमें कुछ सुधार की ज़रूरत है? देखिए, कोई जहाँ दो बर्तन होते हैं तो खटक तो होती है। ये कोई नई चीज़ नहीं है, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है, हमेशा होती है। इसीलिए मुल्क का बंटवारा हुआ। अगर मैं समझती हूँ कि बंटवारा नहीं होता तो हम सदियों से एक साथ रह रहे, कोई इतना टेंशन नहीं था। मगर जो बंटवारा करके आर्टिफिशियल दीवार हमारे बीच में खड़ी कर दी, उसके ही नताइज हैं। और इसके बारे में मौलाना साहब ने आगाह किया था कि ये गलत है। 1940 से उन्होंने ये बात की थी कि तुम मज़हब की बुनियाद पे ना लोगों को जोड़ सकते हो, बिल्कुल, ना मज़हब की बुनियाद पे अलहदा करते हो। हमारी यूनिटी हमारा कल्चर है। और वो बात इतनी सही साबित हुई कि नॉर्थ में वेस्ट पाकिस्तान बना और ईस्ट पाकिस्तान बना, दो कल्चरली बिल्कुल अलग थे। हम मज़हब थे मगर हम वतन नहीं थे। उनका कल्चर बिल्कुल अलहदा था, ज़बान, पहनावा, खाना पीना, सोच भी फ़र्क थी। तो उन्होंने कहा था ये 25 साल नहीं रहेगा, 25 साल में बांग्लादेश अलग हो गया, अलग, सही है। समस्याएं बढ़ गई उसकी। अगर वो पूरा हिंदुस्तान ऐसा ही रहता जैसा है, जैसा था, तो मैं समझती हूँ ये समस्याएं नहीं होती। मगर मैं नाउम्मीद नहीं हूँ। इस मुल्क की सदियों पुरानी परंपरा है, इस देश ने सबको अपने में अपनाया है। और दुनिया में मैंने आपको बताया ना, IPU की वजह से मैंने कम से कम 140-150 से ज़्यादा मुल्कों का सफ़र किया है, उनको करीब से देखा है। मैं समझती हूँ हिंदुस्तान जैसा कोई दूसरा मुल्क है ही नहीं। और लोगों को ये शक था कि आज़ादी के बाद हम लोग लड़ भिड़ के एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे। कुछ नहीं हुआ, हम आराम से तरक्की कर रहे हैं। बट एक मैसेज मुझे सबको देना है, ख़ासतौर पर माइनॉरिटी को, कि खुदा के वास्ते बच्चे कम पैदा करो, पाँव उतने ही फैलाओ कि जितनी तुम्हारी चादर है, क्योंकि तुम्हारी जिम्मेदारी है उनको अच्छी तालीम देना, अच्छी तरबियत देना, अच्छी ज़िंदगी गुजारने का देना। जब उन्हें कोई काम नहीं होगा तो भूखे रहेंगे, तो ज़ाहिर है वो गलत रास्ते पे भी जा सकते हैं। कोई भी गलत रास्ते पे जा सकता है अगर
उसका पेट की आग नहीं बुझी तो हमें इन चीज़ों पे समाज के तरक्की के लिए बिला ये सोचे कि वो किस मज़हब, किस ज़ात, किस ज़बान या किस एरिया का रहने वाला है, हमें ये जो बेसिक चीज़ें हैं उनके ऊपर अमल करना चाहिए। आपका एक बयान आया था, सबका साथ सबका विकास जो है वो सबसे बेस्ट, आपने उसको कहा था कि सेकुलरिज्म का ये सबसे बेस्ट नमूना है, या ये डायलॉग है, या फिर एक नारा है। और आपने ये भी कहा था कि ये जो अक़लियती तबके की जो परेशानियाँ हैं, ये आज से नहीं है, 1947 से हैं। तो अब आज 2018 में जो सबका साथ सबका विकास है, आपको लगता है कि इस जानिब हमारा मुल्क आगे बढ़ रहा है और प्राइम मिनिस्टर जो है सबको साथ लेकर के चल रहे हैं, और ये जितनी भी, आपने खुद भी कहा कि जितनी भी परेशानियां जल्द जो है ये ख़त्म हो जाएंगी, आपको लगता है, उम्मीद है कि ये ख़त्म होंगी, या इसके लिए कुछ इक़दाम उठाने की ज़रूरत है? देखिए, प्रधानमंत्री का जो प्रोग्राम है ना सिर्फ सबसे बेस्ट प्रोग्राम है, बल्कि मैंने पार्लियामेंट में भी ये बात कही कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या कहता है, प्रियम्बल क्या कहता है, कि हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या कहते हैं कि देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन एंड जेंडर, यानी किसी भी बुनियाद पर मज़हब, ज़बान, कलर, कास्ट या जेंडर के बुनियाद पे ज़ात उसकी कोई तफरीक नहीं होगी। तो वही तो सबका साथ सबका विकास हुआ। तो प्रधानमंत्री ने जो बाबा साहेब अम्बेडकर और उस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लोगों ने एक सोच आने वाले हिंदुस्तान के लिए बनाई थी, उसका ट्रांसलेशन सबका साथ सबका विकास है। और इससे अच्छा दूसरा कोई प्रोग्राम हो नहीं सकता। जब विकास होगा तो मुल्क में सब एक तरह की बेहतरी आएगी, सोच बदलेगी, विकास हर तरीके से होता है। अभी आपने मैम एक बात कही कि 2 बच्चे पैदा वाली जो पॉलिसी है कि भाई मतलब मुसलमान भी 2 बच्चे पैदा करें, लेकिन वहाँ पर वो कहते हैं कि मज़हब आड़े आ जाता है। और 86 से आप देखती आ रही हैं, 86 में आप वज़ीर थी, शाहबानो का केस हुआ, उस वक्त आपके सामने वादा किया गया था कि जो सामाजिक बुराइयाँ हैं हम कुरान और हदीस की रोशनी में उनको दूर करेंगे। वो आपके सामने वादा किया था जो माइनॉरिटी के या मुस्लिम तबके के जो रहनुमा थे, मजहबी रहनुमा। आपको लगता है कि एक तो उसके ऊपर काम नहीं हुआ, और ये जो हर बात के अंदर मज़हब आ जाता है, थोड़ा सा जो है इस सोच में बदलाव की ज़रूरत है? मज़हब में कहीं नहीं लिखा है कि बच्चा पैदा करो भूखा मारो, बल्कि ये लिखा है कि बच्चे को मारो मत। पैदा कर दिया तुमने और उसको भूखा मार दिया, तो मारा नहीं क्या उसको? उसकी पूरी ज़िंदगी तुमने अजाब कर दी। थोड़े अल्लाह ने अक्ल भी दी है, हमको अशरफुल मखलूक़ात बनाया। हम लोग कुत्ते बिल्ली नहीं हैं कि जिनकी इतनी अकल नहीं। इंसान बनाया है, ज़बान दी है, सोच की ताकत दी है। हम खुद नहीं सोच सकते, अल्लाह ने ऐसा हुक्म क्यों देंगे? इस्लाम तो मॉडर्न ज़माने में आया है, हर चीज़ मॉडर्न है। यहाँ बिज़नेस के लिए कहा है रसूलुल्लाह ने, यहाँ एक सोच बताई है कि अपने नेबर के साथ तुम कैसा सलूक करो। कहीं कुरान शरीफ में नहीं लिखा है। ये बंदिशें नहीं है, इसीलिए जो है ये सब नहीं। मैं एक बात बताऊँ आपको, सेकुलरिज्म की बात। इस्लाम में रसूलुल्लाह का हुक्म है, कुरान शरीफ और एक हदीस, 2 चीज़ें हैं जिस पे हम अमल करते हैं। रसूलुल्लाह ने कहा कि पेट भर के मत खा के मत सो अगर तुम्हारा नेबर भूखा। तो क्या उन्होंने कहा था कि नेबर मुसलमान होना चाहिए? कोई भी हो सकता है। तो ये सबसे बड़ी जो हमारी एक हमारे समाज में, हमारे पूरा जितना माशरा है जहाँ हम रहते हैं, उसकी सोच के बारे में है। ठीक है। कहीं ये जो मौलवी लोग कहते हैं, तब बहुत सी बातें कहते हैं ये 3 तलाक होना चाहिए। गलत है। 3 तलाक 3 महीने के वक्फे से होना चाहिए। ये नहीं कि तलाक तलाक तलाक, वो आपकी बीवी नहीं रही। फिर ये जो एक नया उन्होंने निकाला है कि वो हलाला करो, हलाला का कहीं ना कुरान में जिक्र है ना कहीं हदीस में जिक्र। ये सब गलत चीज़ें हैं जो लोगों ने अपने मफाद के लिए शुरू करी। ये बताइए मैम, पिछले दिनों जो है गवर्नर्स को लेकर के कई सारे वो तनाज़े सामने आए हैं, और ऐसा लगा कि मरकज़ी हुकूमत की तरफ से एक प्रेशर रहता है गवर्नर्स के ऊपर कि आप किसकी सरकार बना रहे हैं, किसकी नहीं। कर्नाटक में हुआ, ऐसी कई जगह हुआ है। आपको लगता है कि कुछ प्रेशर होता है क्या ऐसा मरकज़ की तरफ से? हमारी तरफ तो कोई भी प्रेशर नहीं आया, हमारी तो बात ही नहीं हुई किसी से। मैं तो 17 साल डिप्टी चेयरमैन रही। रूल्स रेगुलेशंस, कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सप्लेन करना ही तो मेरा काम ही था। तो मुझे तो कोई ना किसी ने फ़ोन किया कि सरकार बनाओ या ना बनाओ।
मैंने अपनी मर्ज़ी से सरकार बनाई, अपनी सोच से, इसलिए कि हमारे यहाँ बहुत ज़रूरत थी नॉर्थ ईस्ट में कि एक मज़बूत सरकार बने ताकि वो हमारे जो विकास के काम है, जो हमारा बैकवर्डनेस है, वो दूर हो। तो मैंने, मुझसे तो किसी ने भी नहीं कहा और मेरी कोई कंट्रोवर्सी भी नहीं हुई। एक आखिरी सवाल ये मैम कि गवर्नर के तौर पर आप जो है वहाँ पर अपनी खिदमत अंजाम दे रही हैं, अब किस तरीके से आगे की चीज़ें देख रही हैं? कुछ किताब लिखने का इरादा है और कौन कौन से वो काम हैं जो आपके जहन में है कि भाई अब ये मुझे करने ही करने हैं? किताब तो मेरी एक किताब आ गई है। बहुत सारी किताबें आप लिखती रही हैं मैम, अलग अलग इश्यूज़ के ऊपर। किताब आ गई है जो मेरी स्पीचेस पे है, जो मेरे इंटरनेशनल लेवल पे दिए, उसमें अलग अलग चीज़ों पे फोकस है। एक मेरी बायोग्राफी आ रही है, एक मैं लिखूंगी कि जो मैंने पार्लियामेंट में सीखा उसमें कौन कौन से ख़ास हैं, ऐसे छोटे छोटे वाक़यात मुझे लिखना है जिससे आने वाले मेंबर पार्लियामेंट बहुत कुछ सीख सकते हैं। ह्यूमर की बात भी होगी, रिपार्टी की बात भी होगी, सीरियस बातें भी उसके, डिसिप्लिन की बात भी होगी, डिसिप्लिन की बात, बहुत सी चीज़ें हैं जो अलग अलग मैंने कोई स्टेटमेंट दिए हैं या रूलिंग दी है उसके बारे में। और मैं अपने तजुर्बे के मुताबिक जो मैं देखूंगी कि क्या होना चाहिए मुल्क की तरक्की के लिए, जो मेरे अपने नज़ीर, मैं नहीं कहती कि मुझे सारा तजुर्बा है, मगर जो मैंने हासिल किया है इतने साल की अपनी अवामी ज़िंदगी में, उसका अगर मैं लिख सकूं, कंपेयर करूंगी कि दूसरे मुल्कों में और हमारे यहाँ क्या फ़र्क है, क्या हम एडॉप्ट कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। मैम हमसे बात की बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत अच्छा लगा हमेशा की तरह आपसे बात करके। तो ये थी डॉक्टर नजमा हेपतुल्लाह साहिबा। मुल्क की तरक्की के लिए हमेशा सोचती हैं और किसी दायरे में बंद करके ये नहीं सोचती, ये इनकी बहुत बड़ी खूबी है और हमेशा ही बेबाक दिली से और बेबाकी से बात करती हैं और यही चीज़ें इनको हमेशा आगे लेकर के चलती हैं। बेबाक बात में इतना ही, आदाब।